हेलो एवरीवन। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग फिजिक्स के सेगमेंट में एटम एंड न्यूक्लियाई डिस्कस कर रहे थे, जिसमें कल की क्लास में न्यूक्लियाई यानी कि नाभिक के बारे में जो जनरल चीज़ें थीं, जैसे नाभिक क्या है, नाभिक के साइज के बारे में अगर इंटरप्रेट किया गया तो रेडियस का जो फॉर्मूला है वो क्या आता है। उसके बाद यदि बहुत ज़बरदस्त डेंसिटी है किसकी, नाभिक की, तो वो कितनी आती है। क्या अलग अलग नाभिक की डेंसिटी अलग अलग होती है या सेम होती है। फिर छोटे छोटे या टाइनी जो पार्टिकल हैं या जो मूल कण हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, तो इनके मास तो हैं, और अगर मास हैं तो 9.1 इंटू 10⁻³ kg किस में आता है, तो आप कहोगे इलेक्ट्रॉन का। 1.6 10⁻27 किस में आता है, kg में। तो हमें जब बहुत छोटे पार्टिकलों को लेना होगा तो उनके जो मास हम इंटरप्रेट करेंगे वो किससे करेंगे, आप कहोगे एक मात्रक आएगा जिसको बोलेंगे एटॉमिक मास यूनिट। क्या बोलेंगे, एटॉमिक मास यूनिट। और उसी के थ्रू हम मास कैलकुलेट करते थे। तो जब एएमयू आ रहा था तो एएमयू डिफाइन कैसे किया था, कार्बन परमाणु, उसका एक परमाणु लेके और उसकी वेट का 1/12 जब निकालते थे तो वो हमको बता था एक एएमयू आता था। और वो जो एएमयू आता था तो सर सारी चीजें चलती किस में थी, ग्राम में। तो जो आंसर आ रहा था वो भी किस में आ रहा था, ग्राम में। और उस ग्राम को हम अगर किलोग्राम में चेंज कर रहे थे तो कुछ ऐसा फॉर्मूला आ रहा था कि एक एटॉमिक मास यूनिट बराबर 1.66 इंटू 10⁻⁻27, और ये क्या आ रहा था, किलोग्राम, है ना। फिर मैंने आइंस्टीन का रिलेशन लगवाया था कि सापेक्षता के आधार पर आइंस्टीन ने कहा कि मास और एनर्जी एक्चुअली अलग अलग नहीं है, कोरिलेट ही करते हैं। मतलब मास को एनर्जी और एनर्जी को मास में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये जो आ रहा था वो कुछ ऐसे आ रहा था ना। तो यहां मैं मास जब रख रहा था ये वाला, तो आंसर किस में आ रहा था, जूल में। अब सर अगर जूल को मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना था, ये भी एनर्जी है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का मैं भाग दे रहा था तो आंसर कुछ आ रहा था। अब सर उसको भी चेंज करना हो तो जो आंसर आ रहा था, जो इक्विवेलेंट था एक एएमयू के, वो आ रहा था 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इसको आप याद रखना, क्योंकि अब फर्दर जितने भी न्यूमेरिकल यूज होंगे उनमें या तो ये एएमयू ऐसा दिया होगा या केवल यू बना होगा। क्या बना होगा, केवल यू। तो आपको डिसाइड करना होगा कि हम केजी में लें, हम ग्राम में लें, हम किलोग्राम में लें, या हम एएमयू में लें। ठीक है। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने आइसोटोप और आइसोबार के बारे में भी बहुत कुछ बताया था, और उसमें मैंने आपसे बताया कि बोरोन ले लो, या आप हाइड्रोजन में प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम ले लो, या गोल्ड के भी 32 आइसोटोप हैं। यदि उनको लो तो मैंने आपको बताया कि जो एटॉमिक नंबर है और मास नंबर है, यदि वो पॉइंट में आता है, दशमलव में आता है, तो पक्की बात है अलग अलग आइसोटोप को हम लेके मैथमेटिकल फॉर्मूले को अप्लाई करके उसका क्या निकाल रहे होंगे, वेट। क्या निकाल रहे होंगे, वेट। तो वही क्वेश्चन था, उसको आप परसेंट से भी देख लो, है ना। सचिन बोल रहे थे सर परसेंटेज से भी आप बता देना। तो देखो उसको मैं लिए लेता हूं। ठीक, देखो ये क्वेश्चन था ना। इस क्वेश्चन में बस आपको इंटरप्रेट ये करना है कि दिया क्या है। अगर वो कहे नेचर में कितना कितना मिलता है, मतलब कोई दो होंगे और उन दो को अप्लाई करके आंसर निकाल रहे होंगे। अच्छा, तीन होते तो तीन को अप्लाई करके आंसर निकालते। यहां
बोरॉन है उसके दो आइसोटोप यदि हैं 5b10 और 5b11 और बोरॉन का जो परमाणु भार है वो दिया है 10.81। कितना है? 10.81। अगर ऐसा है तो वो कह रहा है जो नेचर है उसमें ये अलग होगा और ये अलग, तो वो कह रहा है इसका रेशियो बताओ। मैंने तो नॉर्मल फॉर्मूले से आपको बता दिया था। अच्छा, मान लो मैं कहता हूं कि कोई भी चीज जो प्रकृति से प्राप्त है बोरोन के रूप में वो 100 है, और ये जो आइसोटोप है मान लिया ये 100 का कितना है x, तो बताओ ये रिमेनिंग कितना होगा 100 माइनस एक्स। अच्छा, अब मैंने आपको बताया कि ये जो मॉलिक्यूलर वेट होता है ना, होता, तो बताओ पहले का मास में कितना ले रहा हूं 10, और मान लो पहले की क्वांटिटी कितनी है x, दूसरे का जो मास है वो कितना है 11, और दूसरे की क्वांटिटी कितनी है 100 माइनस के x, और नीचे टोटल क्वांटिटी ले रहे थे तो वो कितनी है टोटल 100। अच्छा, मैं यहां 100 ले रहा था। अब बताओ बोरॉन का जो परमाणु भार वो बता रहे हैं वो कितना कह रहे हैं 10.81। मैं यहां 10.81 लिख दूं तो बताओ 10.81 यदि किया 100 का गुणा किया 1081 हुआ ये, 10x आया ये, 1100 हुआ ये, माइनस के 11x हुआ ये। एग्री? अच्छा, ये 11 ये 10 इधर ले जाओ तो x की जो वैल्यू है क्या वो 1081 आएगी, है ना? तो बताओ x की वैल्यू जब इसको हटाओगे कितना आएगा 19। मतलब जो फर्स्ट पार्ट है ये, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 19, तो बचे हुए की वैल्यू कितनी आएगी 100 माइनस 19, कितनी आ जाएगी 81। यही तो आंसर निकालना था। ठीक, अब ये आपको आने लगा। अच्छा, अब देखो इसको स्क्रीनशॉट लेके और आप लोग सॉल्व कर लेना। देखो ये दोनों वही क्वेश्चन थे। ये तो देखो मैंने अभी हाल आपको बताया, देखो ये है और ये है, और इनके मास हैं और इनके मास हैं, है ना? अच्छा, वो कह रहे हैं जो बहुलता है मतलब कितना, अगर ये 10 भाग है तो ये 80-90 भाग होगा, तो वो कह रहे हैं बहुलता बताओ। ये तो अभी हाल बताया। इसको आप पढ़ लो और आराम से इत्मीनान से सॉल्व करना। जो पूछा क्या गया है उसको आप इंटरप्रेट करना, ठीक है ना? वही सेम है। अब इस बार उसने क्या पूछा है, परमाणु द्रव्यमान अभी दिया था, देखो दिया था ना, अब उसने पूछ लिया, तो ये तो और भी आसान है, सीधा फटाफट आप गुणा कर लेना। ठीक है, चलो हो जाएगा। हमको जो आज पढ़ना है बेसिकली वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, और उसको हम बोलते हैं कि जो आइंस्टीन ने एक रिलेशन दिया कि जो मास है ना, वो E/c² होता है। डायमेंशनली देख लो तब भी ये mL/t-2 है, ये वेलोसिटी है L(t-1) का स्क्वायर L(2t-2), तो ऊपर L(2t-2) कट गया तो m इक्विवेलेंट टू m आया। ये बताया किसने, आइंस्टीन ने। तो देखो यहां 2-3 चीजें आप यूज करने वाली हैं। ठीक, देखो मैं समझाता हूं। देखो पहली चीज ये है कि रेस्ट में यदि कोई बॉडी है तो उसके मास को हम m0 लेते। अच्छा, अगर वो बॉडी मूव कर रही है और अगर वो कंपेरेबल है वेलोसिटी ऑफ लाइट के, जैसे मैं आपसे कह दूं कि लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से चलती और उससे बहुत कम चल रही है कौन, कोई मास वाली बॉडी। ठीक, तो जैसे जैसे मास कह लो कि चलता है ना, तो वो मास जो है वो एनहेंस होता। तो उसके लिए जो फॉर्मूला ड्राइव किया आइंस्टीन ने वो बताया m बराबर m0 अंडर रूट में 1 - v²/c²। ठीक है, ये बताया था। ऐसे ही अगर कोई लेंथ या रॉड है वो मूव करती है तो उसके लिए फॉर्मूला एक बताया L बराबर L0, इधर सीधा 1 - v²/c²। ठीक है, ऐसे ही एनर्जी के लिए बताया कि E बराबर
ई नॉट अपॉन में 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक, अगर कोई मास रेस्ट वाली चीज रहती है तो उससे जो एनर्जी एसोसिएटेड रहती है वो होती है ई नॉट सी स्क्वायर। ठीक, क्योंकि इन सब का अब यहां यूज पड़ेगा। ठीक, तो ये कैसे आया था आप पहले उसकी प्रोसेस देख लो, क्योंकि वो प्रोसेस आप समझे रहोगे तो चाहे टोटल एनर्जी हो चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, और काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का रेशियो या कोई भी क्वेश्चन वो फ्रेम करेगा आप बहुत आसानी से कर लोगे। ठीक है, देखो तो ये कैसे आया, तो थोड़ा सा इसमें यूज होता है डिफरेंशिएशन का, और वो है कुछ पार्शियल डिफरेंशिएशन टाइप का। ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा था जो बायो वाले हैं वो केवल इतना याद रखो, वॉल्यूम मान लो ये है और ये 4/3 पाई आर क्यू है। ठीक, मैंने आपसे कहा आर चेंज तो वेलोसिटी ये वॉल्यूम चेंज होगा ना, तो बताओ मैं अगर यहां डी वी ओवर डी आर करता हूं, आप कहोगे 4/3 पाई तो कांस्टेंट है और आर की पावर 3 का होता है एन, एक्स की जगह आर, एन माइनस 1 यानी 3r। इससे इसको काट दिया, काटा तो मुझे बताओ, मुझे dv को अलग करना और dr को अलग करना, बताओ 4 पाई आर स्क्वायर dr, कुछ ऐसा आया। बिल्कुल यही चीज हम आगे करेंगे जो यूज आएगी हमारी E बराबर एम सी स्क्वायर तक पहुंचने में। ठीक, चलो तो इसको आप याद रखना, मैं आगे बढ़ रहा हूं। देखो 1 मिनट रुकना। देखो देखो पहली बात तो ये है कि जो रिलेटिविटी के आधार पर इन्होंने बताया m बराबर m नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर, इतना बताया। जब ये इतना बता रहे थे तो इन्होंने कहा कि अगर मान लो वेलोसिटी जो है ना पार्टिकल की वो इक्विवेलेंट हो जाए किसके, सी, लाइट की वेलोसिटी के, तो मुझे आप बताओ सी से सी हटेगा तो 1 माइनस 1 जीरो आएगा और समथिंग अपॉन जीरो इनफाइनाइट आएगा। मतलब अगर कोई भी बॉडी है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट से ही चल रही है तो जो मास है उसका वो कितना हो जाता है, इनफाइनाइट। कितना हो जाता है, इनफाइनाइट। अच्छा, अब कंपेरेबल हो, कंपेरेबल तो आप मुझे खुद सोच के बताओ, यहां ये चीज कंपैरिजन करेगी, यहां पर ये बड़ा है और ये छोटा, 1 में से कम होगा, तो बताओ ये जो चीज है वो बढ़ेगी ना, बढ़ेगी ना। अच्छा चलो अब ये हम इधर की ओर लेते हैं, तो ये आया m 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, ये क्या आया m नॉट, स्क्वायर बोथ साइड कर दें तो m स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर एम नॉट का स्क्वायर। अच्छा, एम स्क्वायर सी स्क्वायर ऐसे ही ले लो, सी स्क्वायर वी स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा एम नॉट स्क्वायर। ठीक है, अच्छा सी स्क्वायर को आप गुणा कर लो, एम स्क्वायर सी स्क्वायर एम स्क्वायर वी स्क्वायर एम नॉट स्क्वायर और सी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब मुझे बताओ सी कांस्टेंट, एम नॉट रेस्ट मास कांस्टेंट। अच्छा ये सी कांस्टेंट लेकिन ये एम चेंज हो रहा ना है इसके हिसाब से। ठीक, तो देखो ये भी वेरिएबल और एम और वी ये भी वेरिएबल, तो देखो हम पार्शियली डिफरेंशिएट कर लें। अच्छा इधर मुझे बताओ सी स्क्वायर तो देखो कांस्टेंट था, एम स्क्वायर का किया तो कितना आया 2m, और m को भी लेना है तो कितना आएगा dm माइनस। ठीक, अच्छा यहां दो दो हैं, एम स्क्वायर का मैं कर लूं और वी स्क्वायर को पहले कांस्टेंट ले लूं, तो बताओ वी स्क्वायर एग्री और 2m एग्री और dm। ठीक है, अच्छा प्लस ले लूं, प्लस इस बार अब मैं एम स्क्वायर को कांस्टेंट, वी स्क्वायर का आएगा 2v और फिर कितना आएगा dv। ठीक है, और ये बताओ कितना आ जाएगा 0, क्योंकि ये पूरा पूरा ही टर्म क्या है 0। अच्छा इस माइनस का मैं अंदर गुणा कर लूं
तो यहीं से मैं हटा रहा हूं, देखो ये और इसको हटा के क्या कर रहा हूं, माइनस। एग्री? अच्छा, अब देखो 2m 2m और 2m कट गया ना। अच्छा, तो यहां से मुझे क्या मिला, यहां से मुझे क्या मिला, सी स्क्वायर डी एम वी स्क्वायर डी एम, और ये क्या मिला, एम वी डी वी। ठीक है, अच्छा इतना मुझे मिला। अब एक काम करो, सी स्क्वायर डी एम को आप होल्ड कर लो और इसको इधर ले जाओ। तो सी स्क्वायर डी एम बराबर मुझे मिला वी स्क्वायर डी एम, ठीक है ना, और प्लस के एम वी डी वी, इतना मिला। अच्छा, अब मुझे बताओ, अगर मैं वेलोसिटी इनहेंस कर दूं, वी से चल रहा, थोड़ा सा पुश और करके डीवी कर दूं, तो मैं वर्क करूंगा, और थोड़ी सी वेलोसिटी यदि मैं बढ़ाता हूं तो मैं थोड़ा सा वर्क करूंगा। अच्छा, अगर मैंने थोड़ा सा वर्क किया तो आप मुझे बताओ, क्या मैं यहां डी डब्ल्यू लिखूं? ठीक, अच्छा, क्या मैं यहां एफ लिख दूं और क्या मैं थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट डीएस कर दूं? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब मुझे आप बताओ, आप फोर्स जो जानते हो वो क्या जानते हो, डी बाई डी टी पी जानते हो, और पी यानी कि मोमेंटम, वेलोसिटी चेंजेबल, एम बी चेंज। तो बताओ, मैं यहां पी की जगह यदि एम बी रख दूं तो बताओ, डी बाई डी टी और पी की जगह मैंने लिख दिया एम बी। अच्छा, दोनों चेंज है तो एक काम कर लो, एम है ना, कितना हो जाएगा, डी वी अपॉन डी टी प्लस के वी डी एम अपॉन डी टी, इतना हुआ। इसमें कोई आपत्ति तो नहीं है ना। अच्छा, इस फोर्स को क्या मैं यहां लिख दूं? तो अगर मैंने डी डब्ल्यू लिखा और फोर्स की वैल्यू एम डी वी डी टी और वी डी एम डी टी, और साथ में क्या लिया, डी एस, क्या लिया, डी एस, ठीक, जो कि थोड़ा सा डिस्प्लेस है। अच्छा, डी एस का मैं अंदर गुणा कर लूं तो बताओ, एम डी एस, ठीक है, और इस ds को किसके साथ लिख दिया, dt, और इस dv को इधर निकाल लिया, प्लस v ds अपॉन dt कर दिया और dm को साइड में लिख लिया। देख के बताओ, ये ds अपॉन dt को क्या वेलोसिटी नहीं बोलते हैं? बताओ, मैं यहां कितना लिख दूं, m, क्या लिख दूं, v, क्या लिख दूं, dv। एग्री? प्लस क्या मैं इसको v और इस ds अपॉन dt को v लिख दूं तो बताओ, v स्क्वायर और क्या dm हो गया, हुआ कि नहीं? अच्छा, यही क्या आया, डी डब्ल्यू, यही क्या आया, यही क्या आया, डी डब्ल्यू। इतनी बात समझ में आई? अच्छा, अब देखो यहां पर, ये देखो सी स्क्वायर डी एम, ये वी स्क्वायर डी एम और एम वी डी बी है, एम वी डी बी और वी स्क्वायर डी एम, इसको मैं इक्वेशन 1 और इसको अगर मैं 2 लिख दूं और 2 को मैं यहां रख दूं तो मुझे बताओ, सी स्क्वायर डी एम बराबर क्या डी डब्ल्यू होगा, होगा। अच्छा, फिर मुझे बताओ, इसको ध्यान देना, इसको क्या मैं डी के लिख सकता हूं, डी के लिख सकता हूं, एम सी स्क्वायर, सर सी तो कांस्टेंट, सी स्क्वायर बाहर, एम का यदि मैंने फिर से किया तो कितना आया, डीएम, कितना आया, डीएम। तो बताओ, इसको क्या मैं डी और काइनेटिक एनर्जी के लिख दूं? ठीक है, अच्छा, ये ले लो और इसको क्या ले लो, डी डब्ल्यू। बात समझ में आई? अच्छा, अब मुझे बताओ, जीरो से और कहां तक ले जाऊं, के तक, ठीक है, कहां तक ले जाऊं, के तक। अच्छा, तो डी डब्ल्यू का जो इंटीग्रेशन आएगा वो क्या आएगा, वो कितना आएगा, डब्ल्यू, कितना आएगा, डब्ल्यू। उससे लेकिन कोई फायदा मिलेगा क्या, डी के की वैल्यू कितनी है, डी डब्ल्यू, चलो 1 मिनट होल्ड करना। ऐसा कर लो आप, देखो ये डी के था ना, ठीक,
इसको कुछ आप लिख दो ऐसे, ऐसे क्या, c² dm, सही है। और मुझे बताओ इनिशियल में अगर मास m0 रेस्ट ले रहा हूं तो इसको मैं कितना लिख दूं, m। इतना लिख दिया तो मुझे आप बताओ k की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, c²। और dm का जब आप करोगे तो कितना आएगा, m। कितना आएगा, m। इनिशियल लिमिट रखोगे तो कितनी आएगी, m। और फाइनल रखोगे तो कितनी आएगी, m0। इतनी आई, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा ये क्या आया, काइनेटिक एनर्जी वाली चीज आई। तो बताओ टोटल एनर्जी कितनी होगी, टोटल एनर्जी कितनी होगी, यही लिख दूं मैं। देखो आप कहोगे टोटल एनर्जी, तो पहले रेस्ट एनर्जी है ये m0c², इसको मैं E लिख दूं। और बताओ ये है c² m, और ये कितनी है m0c²। तो m0c² से ये m0 हट गया तो E बराबर कितना आ गया, mc²। ठीक है, ये ध्यान देना ये रेस्ट वाली एनर्जी है ना। तो जो ये E बराबर mc² निकला, ये m वेलोसिटी चेंज तो ये m चेंज, जबकि m0 जो है वो क्या है, कांस्टेंट। ठीक, चलो अब इतनी चीज आपने समझ ली। अब देखो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लिख रहा हूं इसी के एप्लीकेशन पर, ठीक है, इसी के एप्लीकेशन पर है वो। ठीक, चलो देखो क्वेश्चन कुछ ये है। देखो कह रहा है व्हाट शुड बी द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल। ठीक है, व्हाट शुड बी द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल सो दैट, ठीक है, इट्स काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, इक्वल टू रेस्ट मास एनर्जी। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके पास, मैंने ऑप्शन के थ्रू लिख दिया। और ऑप्शन में कुछ ऐसे दिया था 3/5c, दूसरा था √3/2c, थर्ड था जो कह रहा था √5/3c, और फोर्थ था वो कह रहा था √7/4c। ठीक, अब थोड़ा सा सोचो और फिर इस क्वेश्चन का इन ऑप्शंस के थ्रू आंसर निकालो। एक्चुअली क्वेश्चन तो चार हैं, मैंने एक लिया समझाने के रिस्पेक्ट से, ठीक, जो कि थोड़ा सा लेंदी भी है और प्रीवियस ईयर में आपके आया भी है। ठीक है, समझो कोई पार्टिकल है, उसकी वेलोसिटी v हम क्या लें, मतलब किस वेलोसिटी से इसको हम दौड़ा दें कि सो दैट उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी वो क्या हो जाए, इक्वल टू रेस्ट मास एनर्जी। क्या हो जाए, रेस्ट मास एनर्जी। ठीक है, क्या इसको आप कर पाओगे, थोड़ा सा सोचो और ट्राई करो। ठीक, और करो जरूर, पॉज कर लो और करो। ठीक, दूसरा भी मैं लिख दूं क्या, चलो पहले इसी को देख लो। ठीक, देखो ये जो भी आएंगे देख लेंगे, मैं मिटाई देता हूं इनको। ठीक, या इसको छोटू करके यहां रख लें। ठीक है, देखो इधर आओ, वो कह रहा है सो दैट इट्स काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो, रेस्ट मास एनर्जी। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी को मैं अभी ई यदि लिख लूं तो वो बताओ वो किसके बराबर है, रेस्ट मास एनर्जी। और बताओ रेस्ट मास एनर्जी होती कितनी है, m0c²। इतनी बात तो संभव है ना, m0c² ये होती है। ठीक है, अच्छा अब E बराबर आप कुछ जानते हो तो बताओ, E बराबर आप जानते हो mc², जानते हो, जानते हो ना। ठीक है, तो E बराबर यदि mc² है ना, ये नहीं है,
ई बराबर ये काइनेटिक एनर्जी है ना, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, ये क्या आ जाएगा एम नॉट सी स्क्वायर, इतना आया, ठीक है, चलो इतना आने दो। अब मुझे बताओ क्या एम की वैल्यू मैं एम नॉट के रूप में लिख दूं, बताओ, हाफ तो भैया ये एम बराबर एम नॉट अंडर रूट के 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये क्या है एम नॉट, क्या है सी स्क्वायर। अच्छा इससे मैं इसको हटा दूं, इस 2 को इधर ले जाऊं, सही है ना, ठीक है, ठीक ना। अच्छा इसको इधर ले आओ, या पहले स्क्वायर कर लो भाई, देखो 1/4 हुआ ये कितना आ जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर, ये कितना होगा सी स्क्वायर, सही है ना, और ये कितना आ जाएगा सी की पावर 4, अब सही है। चलो लेकिन इससे कोई फायदा है क्या, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, थोड़ा सा देखो गड़बड़ी कर दी हमने, है ना, वही मैं कह रहा हूं आपसे, टोटल एनर्जी जो मैंने आपको बताई है वो कितनी है एम सी स्क्वायर, ठीक, और यदि काइनेटिक एनर्जी जो मैंने अभी निकाली थी वो कितनी आ रही थी एम सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर, याद आ रहा, और वही एम सी स्क्वायर से मैंने काट दिया था, प्लस के एम सी स्क्वायर से रेस्ट मास जोड़ दिया था ना यहां पर, ठीक, उसके हिसाब से देखो फ्रेम करो, चलो पहले करो, ठीक, इसको थोड़ा ले जाएं, ठीक है ना, चलो अब आओ काइनेटिक एनर्जी, हमने आपको क्या पढ़ाई है एम सी स्क्वायर एम नॉट सी स्क्वायर, और ये किसके बराबर है रेस्ट मास, तो रेस्ट मास कितना होता है एम नॉट सी स्क्वायर, होता ना, देखो एम सी स्क्वायर को आप ऐसे ले लो, ये कितना हो जाएगा 2m0 c², अच्छा इससे इसको हटाओ तो m की वैल्यू 2m0 मिल गई। अब बताओ m बराबर मैं क्या लिखता हूँ m0 अंडर रूट के 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2m0 है, इससे मैंने इसको हटा दिया, अब स्क्वायर कर लो, ठीक है, या एक काम करो इसको आप इधर ले जाओ 1/2, ठीक है, और इसको इधर ले जाओ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर ले गए, अब स्क्वायर करो तो ये 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसको अगर इधर लाओ तो मुझे बताओ वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 1 प्लस 1/4 आएगा ना, तो बताओ वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर ये कितना आ जाएगा 5/4, इतना आया, मुझे निकालना क्या है वेलोसिटी क्या हो, मतलब ये किसके रिस्पेक्ट में, तो आंसर देखो सब में क्या दिया है c, तो मुझे बताओ वी स्क्वायर 5/4 और क्या हो जाएगा सी स्क्वायर, तो देख के बताओ v कितना आ जाएगा अंडर रूट 5 ये हुआ और 4 रूट के बाहर कितना 2 और साथ में कितना c, कोई ऑप्शन है, देखो यार ये इधर लाए ना तो 1 माइनस 1/4 होगा ना, 1 माइनस 1/4 कितना होगा 3/4, ये कितना होगा 3/4, ये कितना आएगा रूट में 3/2 और साथ में क्या आ जाएगा c, ठीक, देखो ऑप्शन ये है रूट 3/2 और क्या आ जाएगा c। ध्यान देने वाली बात यहां यही थी कि यदि आप काइनेटिक एनर्जी लोगे और रेस्ट मास वाली चीज होगी तो जो E है वो mc² माइनस m0c² होगी, ठीक, और अगर आपने E सीधी भर दी mc² तो आपका जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब देखो इन्हीं ऑप्शंस का एक दूसरा क्वेश्चन था वो इससे आसान था, ठीक है, देखो क्या था वो, देखो वो क्वेश्चन था
कि ये एक रॉड है, इसकी लीनियर वेलोसिटी हम कितनी ले लें, वेलोसिटी कितनी तेज इसको भगाएं कि क्या हो जाए, ठीक है, क्या हो जाए कि इसकी जो लेंथ है ना, इसकी जो लेंथ है वो 4/5 टाइम्स हो जाए। क्या हो जाए, लेंथ। ठीक, तो देखो लेंथ का मैंने आपको फॉर्मूला बताया, मास का बताया और एनर्जी का बताया। बताओ, लेंथ में मैंने आपको कहा L बराबर L0 1 माइनस वी स्क्वायर और सी स्क्वायर आया। और देखो लेंथ यहां मैं कितनी ले रहा हूं, जो फाइनल हो जाए वो कितनी, पुरानी वाली की 4/5। तो 4/5 तो रखा ये, यहां लिखा L0, ये है L0, ये 1 माइनस वी स्क्वायर और ये सी स्क्वायर। इससे इसको हटा के स्क्वायर कर दो, 16 25 1 वी स्क्वायर सी स्क्वायर, इधर लाओ तो वी स्क्वायर सी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 16/25। 25 में से 16 हटा दो, बताओ v कितना आ जाएगा, c, और ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 5। ठीक है, तो वेलोसिटी 3/5 इंटू सी हो जाएगी। ठीक है, देखो 3/5 इंटू सी हो जाएगी, ये सेकंड है। ऐसे ही थर्ड की भी आप देख लो फ्रेमिंग। थर्ड की फ्रेमिंग में वो कह रहा है कि इस बार वो कह रहा है वेलोसिटी कितनी तेज आप भागाओ कि जो मास है ना, वो पुराने वाले का यानी इनिशियल का कितना हो जाए, 3/2 टाइम्स। मतलब कितनी तेजी से उस पार्टिकल को आप भगाओ कि पुराने वाले यानी रेस्ट मास का 3/2 टाइम्स हो जाए क्या, मास। तो ये भी तो आसान है। अच्छा, मुझे निकालना वेलोसिटी ही है ना, तो बताओ फिर से m0 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर, एग्री। अच्छा, m मुझे कितना चाहिए, m0 3/2, तो m0 और 3/2, ये 3/2 और इधर आ जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। सही है ना, नहीं m0 को तो m0 ही लिखोगे ना, अच्छा ऐसे लिख दो, सही है। अच्छा, इसको आप इससे हटा दो, हटा दिया, 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर रूट में, ये कितना हो जाएगा, ये इधर जाके 2/3 होगा। अब स्क्वायर कर लो तो 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4/9। तो वी स्क्वायर सी स्क्वायर 1 माइनस 4/9, ये कितना आ जाएगा, 5/4। ये v बराबर √5/2 और साथ में क्या आ जाएगा, c, शुद्ध कैलकुलेशन। ठीक है, देखो √5/3c आया था ना, √5/3 आ रहा। ये देख लो कहाँ चला गया, ये 5/, ये करोगे ना, अरे भाई 9 में से 4 गया 5, यहाँ 9 था ना, तो ये ठीक। ऑप्शन आपको मिलेंगे, आप चेक कर लोगे। ठीक, अब इसी में एक और लास्ट था। ठीक है, वो कह रहा था फिर से वेलोसिटी कितनी भागा, इसको कितनी तेज वेलोसिटी से हम दे दें कि जो एनर्जी है वो इनिशियल की कितनी हो जाए, इनिशियल की कितनी हो जाए, तो ये कह रहा है 4/3 टाइम्स। मास का और एनर्जी का तो सेम फॉर्मूला लगता है, लेकिन लेंथ का जो फॉर्मूला है उसमें 1/v स्क्वायर सी स्क्वायर विद अंडर रूट सीधा आता है ना। बताओ, यहां फिर से वही E बराबर E0 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर होगा। E0 की वैल्यू में भर दूं 4/3 E0, ये तो E0 है, और 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, इससे इसको हटा दो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, उल्टा कर दूं मैं तो 3/4
ये कितना आ जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो 9/16 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। इसको आप इधर ट्रांसफर कर लो, 1 माइनस 9/16, 16 में से 9 7/16। तो v बराबर √7 और ये 4 और साथ में c। तो जो आइंस्टीन का रिलेटिविटी वाली कॉन्सेप्ट था, है ना, जिसमें मास चेंज होगा अगर वेलोसिटी चेंज है ना, और कंपेरेबल अगर c के है जैसे c के बराबर ही है तो मास हो जाएगा इनफाइनाइट, और बाकी सभी केस में हम इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे। एग्री? वो कहे रेस्ट मास एनर्जी, आप कहोगे m0c²। वो कहेगा काइनेटिक एनर्जी, जब हम कंसीडर कर रहे हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट वाली चीज को, आप कहोगे mc² माइनस m0c²। वो कहेगा टोटल एनर्जी, मास से जो एनर्जी में रिलेट करेगी, E बराबर mc²। एग्री? काइनेटिक अलग है, टोटल अलग है, और रेस्ट मास एनर्जी अलग है। याद रखना इन तीनों चीजों को, ठीक है। इसका ऑप्शन जरा आप में लाओ, √7/4 कहीं था, देखो ये था, ठीक। तो 4 यहां क्वेश्चन और उन्हीं के क्या थे विकल्प, ठीक। वो यहां पे मैं ले नहीं पाया, ठीक। चलो अब इतनी बात आपको समझ में आ गई, ठीक। अच्छा, अब जो हम टॉपिक लेते हैं, या कल जो मैंने आपको बताया था कि भाई ये न्यूक्लियस यदि है, आप तो कह रहे हो प्रोटॉन है, और प्रोटॉन है, और न्यूट्रॉन है, और न्यूट्रॉन है। तो न्यूट्रॉन पे तो चार्ज भाई होता नहीं, लेकिन प्रोटॉन पे तो होता है। और अगर प्रोटॉन पे चार्ज होता है और मान लो मैंने बड़ा नाभिक ले लिया, तो प्रोटॉन प्रोटॉन तो जबरदस्त रिपल्सन होगा। रिपल्सन होगा मतलब वो फट जाएगा। लेकिन क्या आपने सुना है नाभिक तो स्टेबल होता है? होता नॉर्मली अगर बात करो तो। बाकी अभी हम रेडियो एक्टिविटी देखेंगे तो उसमें वो रेज निकालेगा अल्फा बीटा गामा, क्योंकि वो क्या होगा अनस्टेबल, है ना। हम विखंडन पढ़ेंगे उसमें हम नाभिक को तोड़ देंगे, संलयन पढ़ेंगे उसमें हम नाभिकों को जोड़ देंगे, ठीक। तो इतना यहां पर ये है कि प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्सन होना चाहिए, लेकिन प्रोटॉन तो इसमें रहते हैं ना, रहते हैं। उसका जो रीजन है वो क्या है? तो रीजन 2 आते हैं। क्या आते हैं? 2। और यहां स्टेटमेंट टाइप्स में एम्स में ये क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। पहला देखो, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन है, उसकी जो रेंज है वो 10⁻⁻⁻15 मीटर तक रहती है, ठीक। और जब मैंने आपको क्या पढ़ाया था? डेंसिटी। तो क्या पढ़ाई थी? डेंसिटी। तो ये डेंसिटी 10⁻17 आ रही थी ना। मतलब ये इतने जबरदस्त डेंस है न्यूक्लियस कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन या अट्रैक्शन, उसकी ये जो सीमा है वो खत्म हो जाती है। इस वजह से क्या इन सेम चार्जेस के बीच में रिपल्सन नहीं लगता, ठीक है। दूसरा एक कंसेप्ट है जो युकावा एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था कि 3 कंसीडरेशन जिसको बोलते हैं पाई मेसोन, ये पाई प्लस है, ये पाई माइनस है, और ये पाई न्यूट्रल है। तो इन्होंने कहा कि अल्टीमेटली, एक्चुअली मैंने कल की क्लास में भी आपको समझाया था कि फ्री अगर आप कहोगे न्यूट्रॉन को, तो न्यूट्रॉन फ्री स्टेट में है ही नहीं, क्योंकि वो तुरंत प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। वही सेम चीज यहां युकावा ने बताई कि जो न्यूक्लियस है उसमें प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में रिपल्सन का कारण हम इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि जैसे ही हमने प्रोटॉन लिया, जैसे ही मैंने क्या लिया? प्रोटॉन। तो आप बताओ, अगर प्रोटॉन लिया, या कह लो ये 1h1 टाइप का होता ना, तो वो तुरंत किस से रिलेट करेगा? पाई माइनस से। क्या करेगा? पाई माइनस से। तो तुरंत ही ये इंटरचेंज हो जाएगा। और जैसे ही मान लो ये फिर से इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हुआ या न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा, न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हुआ तो फिर से ये पाई मेसोन से संयोग करके तुरंत ही क्विकली किसी और, इसी में जो ये है ना, इन्हीं में कन्वर्ट हो जाता। मतलब बहुत कम समय में कन्वर्ट होने की प्रोसेस होती है,
विद द हेल्प ऑफ क्या, मेसोन। और इसी वजह से जो नाभिक है उसमें प्रोटॉन प्रोटॉन जो रिपल्सन है हम उसको कंसीडर नहीं कर पाते। ठीक है, ये तो बात थी किसकी, कि प्रोटॉन होने के बावजूद, सेम चार्ज होने के बावजूद भी रिपल्सन यहां पर कंसीडर नहीं होता। ठीक, अच्छा अब देखो हमको जो चीज पढ़नी थी वो 5 चीजें हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझना। पहली जो चीज है उसको बोलते हैं हम युग्म उत्पादन। क्या बोलते हैं, युग्म उत्पादन। ठीक है, दूसरे को हम बोलते हैं युग्म और क्या बोलते हैं, विनाश। ठीक है, ठीक, तो युग्म उत्पादन क्या है पूछा जाता है, विनाश क्या है पूछा जाता है। वो कहता भैया एनर्जी निकलती है तो कितनी होती है। अब इसी में हम एक टॉपिक पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं मास और क्या बोलते हैं, डिफेक्ट। ठीक, क्या बोलते हैं, मास डिफेक्ट। तो पहले हम मास डिफेक्ट देख लेते हैं, है ना, उसके बाद हम ये युग्म उत्पादन और युग्म विनाश को डिस्कस कर लेंगे। ठीक, देखो सर आपने जो पढ़ाया कि न्यूक्लियस है ना, तो न्यूक्लियस जो है उसमें न्यूक्लियॉन्स होते हैं और न्यूक्लियॉन्स की बात करो तो उसमें क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और मास अगर बात कर लो तो वो 1.006 और 1.008 के लगभग है। तो लगभग अभी के लिए हम समान ले लेते हैं। अगर मैंने यहाँ प्रोटॉन लिया, यहाँ मैंने यदि न्यूट्रॉन लिया, तो अगर हम जो न्यूक्लियॉन को देखें, न्यूक्लियॉन मतलब अगर न्यूक्लियॉन को इंडिविजुअली हम देखें उसके मास को और जो न्यूक्लियाई बन रहा है जो नाभिक के मास को, तो दोनों को तो सेम होना चाहिए क्योंकि जो नाभिक है वो किससे मिलके बना है, न्यूक्लियॉन से। तो अलग अलग न्यूक्लियॉन को जब हम देखते हैं और जो नाभिक बन रहा है उसको देखते हैं, तो जो नाभिक का जो मास है वो न्यूक्लियॉन के टोटल मास से कम होता है। नाभिक जो बन गया उसका जो मास है वो न्यूक्लियॉन के मास से कम होता। तो भैया होना तो नहीं चाहिए, तो ये कहाँ चला गया, तो ये जो प्रोटॉन और प्रोटॉन बंधे हैं ना किस से, न्यूक्लियर फोर्स से। नाभिक में जो प्रोटॉन प्रोटॉन बंधे हैं उनको बांधने में ही जो एनर्जी वेस्ट हुई, जो एनर्जी वेस्ट हुई उसी को हम बोलते हैं मास डिफेक्ट। क्या बोलते हैं, मास डिफेक्ट। और यही मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है आइंस्टीन की रिलेटिविटी वाली चीज से। ठीक, तो देखो मैंने अगर आपसे कहा ये है एक्स, कोई कोई एटम ये है, आपने कहा इसको जेड लेते हो इसको ए लेते हो। ठीक, तो मुझे बताओ यदि इनके न्यूक्लियनों के मास को मैं लूं तो बताओ इसमें प्रोटॉन कितने हैं, आप कहोगे जेड। मान लो मास प्रोटॉन का कितना है पी, तो प्रोटॉन गए। अच्छा अब बताओ न्यूक्लियन में न्यूट्रॉन, न्यूक्लियन में न्यूट्रॉन भी तो होते हैं। तो बताओ ये होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो बताओ न्यूट्रॉन कितने हुए, आप कहोगे ए माइनस जेड। एग्री, और यहां मास ऑफ किसका लिख लो, न्यूट्रॉन का होगा। ये दोनों प्लस में, न्यूक्लियन का मास एक्चुअल न्यूक्लियस के मास से क्या होता है ज्यादा, तो उन दोनों का जो डिफरेंस है उसी को हम न्यूक्लियस के लिए क्या बोलते हैं, मास डिफेक्ट। क्या बोलते हैं, मास डिफेक्ट। तो इसी मास में से हमने मान लो जो न्यूक्लियस है उसको लो एम ले लो, इस मास को एम। ठीक है, इसी को मैं क्या बोलता हूं, डेल्टा एम। क्या बोलता हूं, डेल्टा एम। इतनी बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब सर अगर ये जो मास है वो किस में दिए हो, केजी में, किस में दिए हो, केजी में, तो जो हम आंसर निकालेंगे एनर्जी का, है ना, वो कितना होगा, डेल्टा एम सी स्क्वायर के अकॉर्डिंग। यहाँ ये मास यदि मैं केजी में रखूं तो जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, जूल में। किस में आएगा, जूल में। अच्छा अगर मुझे जूल को भी कन्वर्ट करना हो किस में, आप कहो जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक, तो किस से भाग दोगे,
1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁹ से, ठीक है, एग्री, कोई दिक्कत नहीं। तो दो जैसे क्वेश्चन अभी आएंगे हम देखेंगे मास डिफेक्ट क्या है। न्यूक्लियन को आपस में बांधने के लिए हमको या जो जो फोर्स है उसको काम तो करना पड़ता, अब वही जो एनर्जी है वही मास डिफेक्ट के रूप में यूज होती, ठीक है। चलो पहली चीज समझ गए। अब जो टॉपिक आता है वो क्या है, पेयर फॉर्मेशन। क्या है, पेयर फॉर्मेशन, इसको बोलते हैं युग्म उत्पादन, ठीक। तो देखो कुछ हल्के नाभिक होते हैं, कुछ भारी नाभिक होते हैं, जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या ज़्यादा, जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या कम। जैसे हाइड्रोजन ले लो और यूरेनियम ले लो, तो यूरेनियम क्या है, बड़ा नाभिक, हाइड्रोजन या प्रोटियम या ड्यूटीरियम क्या है, हल्के नाभिक। तो जब भी हम फोटोन, फोटोन क्या है, एनर्जी का रूप, फोटोन किसी बड़े नाभिक पर गिराते हैं, इस पर बड़े नाभिक पर गिराते हैं, ठीक। तो देखो ये है बड़ा नाभिक, ठीक है, लो न्यूक्लियस बोल दिया इसको, इस पर मैंने रेडिएशन गिराया, गिराया, इस रेडिएशन को मैं क्या ले लूं, एच न्यू, गिराया। तो चूंकि ये नाम ही सजेस्ट कर रहा है पेयर, क्या नाम सजेस्ट कर रहा है, पेयर, तो यहां पर जब हम फोटोन को किसी भारी नाभिक पर या बिग न्यूक्लियस पर गिराते हैं तो यहां पर जनरेशन होता है किसका, एक होता है इलेक्ट्रॉन और एक होता है पॉजिट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन मैं सीधा लिख दूं -1 B0 या इसी को -1 E0, और पॉजिट्रॉन ये है इलेक्ट्रॉन, क्या है ये, इलेक्ट्रॉन, और दूसरा क्या है, तो यही +K1 B0, इसी को +K1 E0, इसको क्या बोलते हैं, पॉजिट्रॉन, क्या बोलते हैं, पॉजिट्रॉन, ठीक। एनर्जी को इसने खींच लिया और खींचने के बाद निकाल दिया, किसके रूप में, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के रूप, ठीक है। तो इस पेयर के बनने को हम क्या बोलते हैं, युग्म उत्पादन या पेयर फॉर्मेशन। तो वो कहता है कि ये जो पेयर फॉर्मेशन है इसमें जो एनर्जी है वो आप बताओ कितनी होगी, वो बताओ आप कितनी होगी, ठीक। तो मुझे बताओ रेस्ट मास यदि मैं इलेक्ट्रॉन के लिए लूं, इलेक्ट्रॉन के लिए लूं तो मुझे बताओ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन में कितना लूं, एग्री हो ना। अच्छा ई बराबर यदि मैं लेना चाहूं तो सीधा एम लेके, एम नोट लेके और सी स्क्वायर लूं, तो बताओ सी स्क्वायर यदि मैं करता हूं तो मुझे बताओ ये 9 ले लूं, लगभग 10⁻31 ले लूं, इसको 9 ले लूं और 10⁻16 ले लूं, 9 नंबर 81 ले लूं, 10⁻16 चला गया, -15 आया, एग्री हो ना। अच्छा ये किस में आया, तो आप कहोगे अभी भाई साहब ये जूल में आया, आया ना। हमको मान लो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, मुझे बताओ मैं भाग किसका दे दूं, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁹ अच्छा सर मिलियन चाहिए हो तो 10⁻⁶ से फिर गुणा कर दो। तो हम क्या इस एनर्जी को सीधा का सीधा मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देख लें, यहां मैं 1.6 लिख के और 10⁻⁻⁹ को 6 से लड़ाई करा के -13 लिख दूं, ठीक। अच्छा यदि मैंने ऐसा किया, इसको मैं ऊपर ले जाऊं, ले जाऊं तो बताओ कितना आएगा, बताओ। लो इसको लगभग काट दिया मैंने, है ना, 16×5 = 80, कट गया ना, लगभग लगभग 16×5 = 80, लगभग लो इतना ही ले लो, इसको ऊपर ले जाओ तो ये आया 5 और 10⁻⁻², इतना आया ना, ये किस में आया, ठीक है। अच्छा मैं ऐसे लेके और ये कर दूं, इसको बढ़ा के ये और इसको बढ़ा के ये कर दूं, से काट दूं, इतना आया, ये किस में आया, मतलब ये जो एक हमको मिला है ना इलेक्ट्रॉन, उसमें कितनी MeV एनर्जी मिल रही है,
0.05। ठीक है, तो बताओ हमने तो दो लिए और दोनों के मास सेम है, चाहे इलेक्ट्रॉन की बात करो चाहे पॉजिट्रॉन की। तो जो एनर्जी टोटल है, जो टोटल एनर्जी है वो कितनी मिल जाएगी? इसकी दुगनी। कितनी मिल जाएगी? इसकी दुगनी। तो उसी का आप 2 से गुणा करो, तो मैं आपको लिख दूं कितनी आएगी। पॉइंट में ये कितनी आएगी? 0.5 बना रही ना? अच्छा, 0.5 आ रहा। कुछ थोड़ी बहुत यहाँ गड़बड़ी हो रही, देख लो। 0.51 मास तो देखो मैंने सही लिखा ना? ठीक है, देख लो ऐसे, देखो देखो, 9 ये लिया, 9 ये लिया, लगभग 81 आया। और 10 टू पावर 16, 31 को हटा देगा, 11 में से 6 गया, कितना बचा? 5 बचा। 6 गया 5, 2 में से 1 गया, कितना बचा? 1। समझे? अच्छा, अब कितने का गुणा? 1.6 और 10 टू पावर माइनस के 13, इसको आपने हटाया। ठीक है ना? ठीक है, ये 810 ऐसे ही लिख लो, और ये 16 लिख लो, ये 10 की पावर माइनस के 2 लिख लो। ठीक है ना? चलो, अब लगभग देखो, तो ये 16 पंचे 80। सही है ना? 16 पंचे 80, और ये मान लो ऐसे कर दो। ठीक है ना? सही है ना? ठीक है, अब एक शिफ्ट इधर और दूसरा इधर, बताओ कितना आ जाएगा? 0.5 और लगभग 1। एम एम अरे भाई, MEV। जब एक से रिलेटेड 0.51 है, तो बताओ दोनों से कितनी रिलेटेड होगी? 0.51 का दुगना कर दो, कितना आ जाएगा? 0.51 2। ठीक है, 1.0 MeV एनर्जी एसोसिएटेड रहती है किससे? युग्म उत्पादन में, यानी पेयर प्रोडक्शन में। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलो, तो इसके अभी न्यूमेरिकल लाएंगे, हम उनको आसानी से देखेंगे। ठीक है, तो एनर्जी कितनी निकलती है, मतलब समझो कितनी एनर्जी हमको ज़रूरत है जिससे पेयर प्रोडक्शन होगा। आप कहोगे 1.02। अच्छा, अगर 1.02 नहीं है तो सर आप जो ये फोटोन डाल रहे हो ये इंटरेक्ट ही नहीं करेगा किससे? न्यूक्लियस से। तो बताओ इंटरेक्ट किससे करेगा? वो फिनोमेना जो हमने पढ़ ली है, और उस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगर एनर्जी ज़्यादा है 1.02 से, तब ये निकलने के बाद काइनेटिक एनर्जी पा जाएंगे। बात समझ में आई? ठीक, तो न्यूनतम ऊर्जा पेयर प्रोडक्शन के लिए 1.02 MeV होनी चाहिए। बात समझ में आई होगी? ठीक है। अच्छा, दूसरा जो टर्म है उसको बोलते हैं हम क्या? युग्म, और क्या बोलते हैं? विनाश। ठीक, तो देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, युग्म। काय का युग्म? इलेक्ट्रॉन का और पॉजिट्रॉन का विपरीत डायरेक्शन में आप मिलाओ, आप मिलाओ, तो दोनों एक दूसरे को खत्म कर देंगे, और जो एनर्जी निकलेगी वो फोटोन के रूप में निकलेगी। और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को बचाने के लिए जो फोटोन है वो कितने निकलेंगे? 2। कितने निकलेंगे? 2। ठीक, तो ये है क्या? -1 E0। ये क्या है? +1 E0। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, और इसको बोलते हैं पॉजिट्रॉन। ठीक, दूसरे को खा लेंगे। अब जो एनर्जी है वो H और H, और ये अगर ऐसे है तो ये दूसरा ऐसे। ठीक है, इसको बोलते हैं हम कैसा? युग्म विनाश। ठीक है, उल्टा ही है किसका? युग्म उत्पादन का। ठीक, अच्छा, अब जो आपने सुन लिया उसके आधार पर थोड़ा सा सोचना और आंसर देना। हम्म
थोड़ा सा इसको पढ़ो, हाँ, और पढ़ने के बाद जो अभी तक आपने सुना है युग्म उत्पादन और युग्म विनाश, उसके आधार पर इस दिए गए क्वेश्चन का आंसर दो। ठीक है, करो। दिख तो रहा? ठीक, देखो 2.26 MeV है ना, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एक गामा किरण फोटोन के द्रव्यीकरण से, ठीक है, मतलब फोटोन था, उसका द्रव्यीकरण किया, मतलब वो टकरा दिया, ठीक, अच्छा, से इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन युग्म की उत्पत्ति होती है, मतलब हो गई क्या, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन हो गए तो वो कह रहे हैं जो आवेशित कण हैं उसकी गतिज ऊर्जा बताओ। ठीक, आपको पता है सर पेयर प्रोडक्शन में हम कितनी एनर्जी यूज कर लेते हैं, 1.02 EV। हमने जो इलेक्ट्रॉन गिराया फोटोन वो कौन सा था, 2.26, तो भैया 2.26 था, ये खा गया, ये बचा 4, ये 2 और ये 1 बचा। अच्छा, अब ये एनर्जी बची तो देखो समान है, केक कटेगा बटेगा, देखो यहाँ 1.24 था, आधा ले जाएगा कौन, इलेक्ट्रॉन, और आधा कौन ले जाएगा, पॉजिट्रॉन। किसके रूप में, काइनेटिक एनर्जी के रूप में। इसका आधा कर लो, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा के 12, ठीक है। बात समझ में आई, ठीक है, चलो ठीक है। एक तो सब स्कैटर्ड हो जाते हैं क्वेश्चन। लो अच्छा, हम्म, देखो एक गामा फोटोन के लुप्त होने पर गया, खत्म, इलेक्ट्रॉन निकला पॉजिट्रॉन, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिट्रॉन प्राप्त होता है। यदि प्राप्त युग्म की गतिज ऊर्जा इतनी हो, जो युग्म मिल रहा है उन टोटल की एनर्जी है 0.9 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो जो आपने फोटोन डाला था उसकी एनर्जी कितनी थी, कह दोगे युग्म उत्पादन में न्यूनतम एनर्जी कितनी होनी चाहिए, 1.02। भैया 1.02 तो चाहिए ही थी, बाकी लेके भाग गया ये दोनों का युग्म, तो पॉइंट के 9 जोड़ जाड़ दो, ठीक है, 1.02 और 0.9, ठीक है, 2, ठीक है, चलो देखो ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर भर दे दो, ठीक, तुरंत दे देना, 2 मिनट के। सर इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन युग्म कब बनता है, जब हम फोटोन को डालते हैं किस पर, भारी नाभिक पर, देखो कहीं है, नाभिक द्वारा अल्फा विकिरण अवशोषित होता है, ये गामा विकिरण फोटोन अवशोषित होता है, अच्छा, न्यूट्रॉन नाभिक ना, इलेक्ट्रॉन नाभिक ना, परावैग्नी नहीं, तो कौन सा हो जाएगा, गामा, ठीक है। अच्छा, युग्म उत्पादन के लिए जो गामा फोटोन है उसकी न्यूनतम आप कहोगे 1.02 MeV, अच्छा, ये 2.6 का था, ठीक है, 2.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के फोटोन से इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन बनता है, बनने दो। कह रहा है दोनों कणों की कुल गतिज ऊर्जा, अरे भाई 1.02 को निकाल दो 2.60 से, ये कितना बचा 8, ये कितना आया 5, ये कितना है, कोई ऑप्शन है, 8 इधर ले लो 1.6 हो जाएगा, ठीक है। अब बताओ सर 1 kg
1 kg भाई आप ले लो क्या मटेरियल, उसके तुल्य ऊर्जा कितनी है, हमें आइंस्टीन भैया ने सिखाई है कितनी, E बराबर एम सी स्क्वायर कर दूं 9 10⁻16। ठीक है, ठीक है। अच्छा वहां उन्होंने पावर दे दी, 9 को हम 10 के लगभग मान लेते हैं, 10 की पावर कितना हो जाएगा 17। ठीक है, 10⁻17। ठीक है, अब कोई न्यूक्लियर फिजन हो रहा है, उसमें जो द्रव्यमान का जो क्षय हो रहा ना, वो कितना है 1.2, मतलब एनर्जी के रूप में निकल रहा होगा, द्रव्यमान गिर रहा, एनर्जी निकल रही होगी। ठीक, अच्छा, तो वो कह रहे हैं ऊर्जा बता दो, आप ऊर्जा नहीं बता पाओगे, यहाँ 1.2 था, किलोग्राम में बदलने के लिए ये करोगे, और सी स्क्वायर बोले तो 9 और 10⁻8 दूनी 16 कर दोगे, गुणा कर दो 12 अट्ठे 12 नम्मा 108, और ये और 10⁻15, 16 में से 3 गया तो कितना 13, एक और शिफ्ट कर लो 1.08 और 10⁻13 और ये एक 14। ठीक है, आई होप ये आने लगे। युग्म उत्पादन युग्म विनाश समझ लिया। दूसरा जो आइंस्टीन ने रिलेटिविटी वाली चीज बताई थी, उसके लिए काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी आपने सीख ली। ठीक, अच्छा अब देखो इसी में एक टॉपिक आता है जिस टॉपिक को हम बोलते हैं नाभिकीय, या पहले आप द्रव्यमान क्षति समझ लो। ठीक, आपने इतना तो समझ लिया कि जो न्यूक्लियॉन्स हैं, क्या है न्यूक्लियॉन्स, उनका जो मास है वो टोटल न्यूक्लियाई या न्यूक्लियस के मास से ज़्यादा होता है। उसका जो रीज़न है वही सर एनर्जी जो है उनको बांधे रखने में यूज़ होती है, और वही एनर्जी रूप है मास इफेक्ट वाला। ठीक है, मास डिफेक्ट द्रव्यमान क्षति। ठीक, तो उसको आपने सीख लिया। अब देखो हम उसको यहां पर अप्लाई कर रहे हैं, है ना, लो हम्म, एक मिनट होल्ड करो मैं क्वेश्चन ले लूं। हम्म, एक तो यार इस स्लाइड में पता नहीं चल रहा। हम्म, लो इसका क्वेश्चन का आप आंसर ले लो, कभी बोर्ड में आपके आया था। ठीक है, ठीक, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। आपसे वो कह रहा है, देखो पहले आप दो तीन चीज समझ लो। देखो सबसे पहले आपने मास डिफेक्ट समझ लिया, ये इसको एनर्जी में कन्वर्ट करना हो, ई बराबर डेल्टा एम लेके सी स्क्वायर कर दो। ठीक है, अच्छा बाइंडिंग एनर्जी क्या होती, तो आप समझो कि प्रोटॉन बंधे हुए ही तो हैं न्यूक्लियस से, प्रोटॉन 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 न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन बंधे ही तो हैं एक दूसरे से। तो बांधने के लिए जो ऊर्जा की जरूरत होती है उसको बोलते हैं हम बाइंडिंग एनर्जी। क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। और अगर उसी से इलेक्ट्रॉन निकालना, सॉरी प्रोटॉन निकालना हो, तो एक को यदि निकालना हो, तो न्यूक्लियॉन्स में से यदि एक को निकालना हो तो उसको बोलेंगे हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। क्या बोलेंगे, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। ठीक है, चलो तो देखो यहां पर उसने जो हमसे पूछा है वो कहा है ये ऑक्सीजन का परमाणु है, उसका जो परमाणु द्रव्यमान है वो है 16 AMU। ठीक है, वो कह रहा है इसकी पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी आप निकालो। ठीक है, सबसे पहले एनर्जी बांधनी पड़ेगी, एनर्जी की जरूरत होगी उसको बांधने में, और वही जो है वो मास डिफेक्ट से निकलेगी। एग्री हो ना। अच्छा तो देखो वही सब यहां पर मुझे दे रहा था,
सर इलेक्ट्रॉन का इंडिविजुअली द्रव्यमान ये है, प्रोटॉन का द्रव्यमान ये है, और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान ये है, और एक mu आपको पता है 931 MeV होता है। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ, सबसे पहले क्या हम द्रव्यमान क्षति नहीं निकालेंगे, मास डिफेक्ट नहीं निकालेंगे? अच्छा मुझे बताओ वो कैसे निकालेंगे? सर न्यूक्लियॉन्स का द्रव्यमान न्यूक्लियाई से ज़्यादा होता है, निकाल लो। देखो, अच्छा इलेक्ट्रॉन रहने दो, इलेक्ट्रॉन से तो मतलब है नहीं। अच्छा देखो, बताओ प्रोटॉन का बताओ मुझे, ये है ना 1.007593 इतना है, और बताओ कितने प्रोटॉन है? 8। ठीक है, प्लस लगा दो, जो प्रोटॉन है उतने ही क्या है न्यूट्रॉन, क्योंकि ये न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन इज इक्वल टू 16 है। 8 तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन हो गए, तो बताओ 8 फिर से ये होंगे, और इनका यदि मास लें हम न्यूट्रॉन का तो 1.008982 इतना आया, ये न्यूक्लियॉन का हुआ। अब देखो ये ज़्यादा, और न्यूक्लियाई का कितना है? तो वो कह रहे हैं न्यूक्लियाई का है 16। कितना है? 16। ठीक, अब देखो इसको तो मैं करूंगा नहीं, कैलकुलेशन को मैं कैलकुलेटर से कर ही देता हूं। ठीक, चलो आंसर हमको जो निकालना है वो देख लें। आंसर कितना आ रहा है इसका? इसका आंसर आ रहा है 7.97 MeV। ठीक, चलो पहले इसको हम जरा कैलकुलेट कर दें। कितना है? 1.007593 इंटू 8। ठीक है, ये कितना आएगा? 8.0604 8.060744 प्लस इसका करो गुणा 8 इंटू 1.008982, ये कितना आएगा? 8.071856। ठीक है, प्लस करो इसको किससे? 8.060744। ठीक है, ये कितना आएगा? 16.1326 माइनस का कितना है? 16, कितना आ जाएगा? 0.1326। ठीक है, अब देखो ये डेफिनेटली ये AMU में है, ये AMU में है, तो मुझे आप बताओ AMU को सीधा मैं MEV में चेंज कर सकता हूँ कैसे? 931 का गुणा कर दो, तो यहाँ पर 931 का गुणा कर दो, देखो 0.1326 इसमें 931। ठीक है, तो 0.1326 में 931, ठीक है, कितना आ जाएगा? 123 इतना आ रहा। ठीक है, कितना आ रहा? 123। ठीक है, चलो ये आया। अब वो पूछ क्या रहा है मुझसे? प्रति न्यूक्लियॉन, ये टोटल एनर्जी आई ना, मास डिफेक्ट के रूप में एम निकाल लिया, उससे एनर्जी निकाल ली। अब वो कह रहे हैं पर न्यूक्लियॉन बताओ, तो न्यूक्लियॉन है कितने? 16। कितने हैं? 16। भाग किससे दोगे? 16 से। ठीक है, तो बताओ, भाग दे दो, 123 भागे में 16, कितना आ जाएगा? 7.68 और MeV। बात समझ में आई? कितना आ जाएगा? 7.68 लगभग लगभग ये। ठीक, आगे और आप पढ़ा लेना, ऑप्शन दिए होंगे उसमें ऐसा नहीं होगा कि डिजिट ये होंगे, डिजिट चेंज रहेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? देखो सर, न्यूक्लियॉन का मास निकाल लो, न्यूक्लियस का मास निकाल लो, दोनों के मास को सब्ट्रैक्ट कर दो, डेल्टा एम आ गया।
ई डेल्टा एम सी स्क्वायर से हम ई निकाल लेंगे। अगर वो सीधा मुझसे MEV में पूछे तो एटॉमिक मास यूनिट का 931 से सीधा गुणा कर देंगे तो सीधा मुझे किस में मिल जाएगी, MEV में एनर्जी। अब अगर वो टोटल पूछता तो हम टोटल बताते, लेकिन उसने पूछा है पर न्यूक्लियन, तो जितने भी न्यूक्लियन हो, न्यूक्लियन मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या, वो कितनी है 16। कितनी है 16। अगर वो कहता 7n14, ठीक है, तो यहां न्यूक्लियन कितने होते, 14। ठीक, बात समझ में आ गई होगी। चलो ठीक है ना। चलो चलो, तो ये आप सीख गए निकालना। हम अपने टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। देखो देखो, अब न्यूक्लियस जो है ना, उसमें हम दो रिएक्शंस पढ़ेंगे। कौन सी रिएक्शन पढ़ेंगे, दो रिएक्शन। पहली है जिसको हम बोलेंगे नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फिशन, और दूसरा होगा जिसको बोलेंगे नाभिकीय संलयन, जिसको हम क्या नाम देंगे, न्यूक्लियर फ्यूजन। एक मिनट रुको, मैं सेल चेंज करूँ। हाँ, तो दो रिएक्शंस रहेंगी जो न्यूक्लियर से रिलेटेड है। एक को हम बोलेंगे क्या, क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर फिशन, ठीक, और दूसरे को हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ये देखते हैं नाभिकीय विखंडन। ठीक, तो जब हम किसी भारी नाभिक को दो या दो से अधिक नाभिकों में ब्रेक कर लें, है ना, मतलब हम यूज करेंगे किसी चीज का जिससे हम भारी नाभिक को तोड़ेंगे, है ना, दो लगभग बराबर नाभिकों में, तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे नाभिकीय विखंडन। क्या बोलेंगे, नाभिकीय विखंडन। ठीक, जैसे आपको पता होगा ये है 92 यूरेनियम 238। अब इस पर हम बम्बार्डिंग करते हैं हल्के न्यूट्रॉन की 0n1, तो ये लेता है बेरियम, ये लेता है क्रिप्टॉन, और साथ में तीन और 0n1 यानी न्यूट्रॉन निकलते हैं, और लगभग 180 से वेरी करती हुई कहाँ तक, 200 MeV ये मिलती है ऊर्जा, है ना। इसको आपको पता होगा, ये होता है 56, ये होता है कितना, 36, ये आता है 189, है ना। और क्रिप्टॉन का कितना होता है, बैलेंस करके देख लो वैसे ज़्यादा हो तो, ठीक है। 144 होता है ये, 144, और बाकी देख लो ये कितना जाएगा, एक क्रिप्टॉन कितना 89, हाँ 189 की जगह ये 89। ठीक है, इस रिएक्शन में हमको क्या मिलती है, एनर्जी। एक्चुअली में हम देखो इसमें कर क्या रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं किसका, न्यूट्रॉन का, और इस बड़े से नाभिक को, मतलब जो ये यूरेनियम है, इसको ब्रेक कर रहे हैं बेरियम में, क्रिप्टॉन में। अब देखो ये अल्टरनेट, ये बदलते रहते हैं, जरूरी नहीं है कि बेरियम और क्रिप्टॉन ही मिले, बहुत सारे और भी एलिमेंट मिलते हैं। ठीक, लेते हैं हम जनरली कौन सा लेते हैं, बेरियम और क्रिप्टॉन। ठीक है, तो कितनी एनर्जी रिलीज होती है, 180 MeV। ठीक, ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन कैसी रिएक्शन है, चेन। कैसी है, चेन, यानी कि ये क्या है, श्रृंखला। यानी कि जैसे देखो ये था 92, ऐसे ले लो, 92 यूरेनियम 238, और हमने इस पे बॉम्बार्डिंग कर दी किसकी, न्यूट्रॉन की, 0n1। तो पहले क्या निकला, बेरियम, फिर क्या निकला, सर क्रिप्टॉन, और साथ में 1 2 और 3 क्या निकले, 0n1, 0n1, 0n1,
ठीक, अब देखो ये एक से कितने निकले, 3। अब ये 3 फिर से किस से अटैच होंगे, फिर से यूरेनियम से, और अगर ये अटैच होंगे तो फिर से ये यूरेनियम था ना, बेरियम, क्रिप्टॉन, और फिर 1 2 3, और साथ में देखो ये निकल रही है, ये एनर्जी, ये एनर्जी, ये एनर्जी, ये एनर्जी, ऐसे ही देखो ये, और फिर देखो फिर न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन। अब ये दूसरा वाला भी यूरेनियम से बेरियम, क्रिप्टॉन, और फिर ये 1 2 3 0 N1, वही N, और ये भी कनेक्ट करेगा किससे, यूरेनियम से, फिर से निकला बेरियम, क्रिप्टॉन, और 2 3। देखो ये लगातार 1 से 3, फिर इन 3 से, इससे 3, इससे 3, इससे 3, मतलब 1 से 3, 3 से 9, 9 से 27, 27 से 81, 81 से 243, ऐसे ही बताओ ये लगातार बढ़ती रहेगी। अगर हमने इसको कंट्रोल नहीं किया, अगर हमने इसको कंट्रोल नहीं किया तो ये कैसी रिएक्शन होगी, अनकंट्रोल्ड। इसी को बोलते हैं हम अनियंत्रित, अनियंत्रित चेन रिएक्शन, श्रृंखला और अभिक्रिया। ठीक है, जिसमें बहुत प्रचंड एनर्जी हमको प्राप्त होती है। तो बताओ क्या ह्यूमन के वेलफेयर में इसका काम किया जाएगा, नहीं। तो विध्वंस करना या युद्ध जैसी स्थिति में हम अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन यूज करते हैं, किसमें, नाभिकीय विखंडन में, जिसमें 1 से 3, 3 से फर्दर 9, 9 से लगातार गुणोत्तर रूप में न्यूट्रॉन साथ में एनर्जी मिलती है। वो एनर्जी जो है वो क्या है, बहुत प्रचंड धमाका कर देती है। ठीक, अच्छा, अब सर हमारा जो उद्देश्य है वो क्या है कि क्या हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, क्या हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप कहोगे कंट्रोल बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन कर तब पाओगे जब आप ये जो गति ले रहे हो ना न्यूट्रॉन के निकलने की, 1 से 3, फिर 3 से 9, तो कहीं आप एक काम करो कि ये 1 से ये और ये तो निकल गया, और इनको फर्दर आप रोक लो, इनको क्या रोक लो, फर्दर रोक लो। तो अगर हम इनको रोकने में सक्सेस हुए तो ये 1 फिर से 3, और फिर इन तीनों में से 2 को रोक लो और फर्दर 1 को जाने दो। ऐसे ही जो भी 3 3 निकल रहे हैं, 2 को खींच लो, 1 को जाने दो, 2 को खींच लो, 1 को जाने दो। तो ये है क्या, कंट्रोलिंग, किसका, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन का। और उसी को हम क्या बोलेंगे, कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। क्या बोलेंगे, कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। तो यहाँ जो हम यूज करते हैं वो छड़ यूज करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, ग्रेफाइट। क्या बोलते हैं, ग्रेफाइट। तो इसका यूज करके सेटअप बना के हम बहुत टाइप की रिएक्टर, जिसको बोलते हैं नाभिकीय भट्टियां बनाते हैं, जिसमें हम नाभिकीय विखंडन की कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन करने के बाद एनर्जी का जनरेशन सीक्वेंस में हम लोग जनरेट करते हैं, मतलब उसको हम यूज कर पाए, है ना। जैसे सिलेंडर है ना अपना, उससे हम लोग खाना बनाते हैं, और अगर मान लो धमाका हो तो क्या उस एनर्जी का हम अच्छाई में यूज कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। ठीक, वही सेम चीज यहां पर होती है, किस रिएक्शन में, किस रिएक्शन में, कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन में। ठीक है, अच्छा, अब देखो एक्चुअली में होता क्या है, जो कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन है ना, कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन है ना, जिसमें हम न्यूट्रॉन की गति को तो देख ही रहे हैं, बाकी 2 को खींच ले रहे हैं। ठीक, तो जो ओरिजिनल मेरे पास यूरेनियम रहता है ना, वो ये रहता है और ये रहता है। ठीक, अब इनकी भी प्रॉपर्टी होती है, जैसे हम यूरेनियम लेके आए तो हो सकता है कि कुछ यूरेनियम, मान लो ये वाला यूरेनियम हो, वो रिएक्ट ना कर रहा हो जो हम न्यूट्रॉन डाल रहे हैं उससे, लेकिन ये रिएक्ट कर रहा हो। और ये मान लो हमारे पास भाई आइसोटोप हैं, 2 प्रकार से मिल रहे हैं,
मान लो ये मिल रहा है मेरे पास 8% और ये है कितना 92%। तो मुझे बताओ क्या इससे कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन करना हमारे लिए बेनिफिशियल है? आप कहोगे नहीं। क्यों? क्योंकि सर ये तो एक एज अ कचड़ा आप फेंक दोगे, क्योंकि रिएक्ट जो है वो तो यही कर रहा है। तो इसको फर्दर इम्प्रूव करने के लिए अलग अलग प्रोसेस अपनाई गई और उसमें हमने कंसीडर किया किसको? गिरने वाले न्यूट्रॉन की गति को। न्यूट्रॉन की गति तेज हो या न्यूट्रॉन की गति धीमी हो। बात समझ में आई? ठीक। तो कल की क्लास में हम लोग यहीं से बढ़ेंगे आगे, जहां पे हम कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन देखेंगे। उसके बाद जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं उनके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज लेने के बाद जो क्रिटिकल मास है, क्रांतिक द्रव्यमान है, उसको हम लोग डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। आज मैंने न्यूक्लियर एनर्जी के क्वेश्चंस नहीं लिए, मास डिफेक्ट के क्वेश्चन नहीं लिए, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के भी एक आध क्वेश्चन लिए हैं, क्योंकि कैलकुलेशंस है। तो पहले आप PYQ में जाइएगा, मास डिफेक्ट उठाना, मास डिफेक्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनको कर लेना। ठीक है, बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं करना। अलग अलग न्यूक्लियन दिए होंगे, उनकी एनर्जी दी होगी। यदि जूल में है तो हम आंसर निकाल लेंगे, और यदि MEV में है तो भी हम आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में पूरा आया होगा। विश्वास मानो, हल्का चैप्टर है, पूरे नंबर देगा आपको। ठीक, अल्फा गिन लो, बीटा गिन लो, इस टाइप की चीजें हैं अभी रेडियो एक्टिविटी में। ठीक, तो इसको आप ढंग से कर लेना। ग्रुप पे मैं क्वेश्चन भेज दूंगा, उनको आप कर लेना। ठीक है, आज रहने देते हैं इतना ही। कल की क्लास में हम लोग इसी के आगे बढ़ेंगे, जिसको बोलेंगे हम न्यूक्लियर फिशन के साथ साथ न्यूक्लियर फ्यूजन, जिसमें हल्के नाभिक जुड़ के भारी नाभिक बनाएंगे और साथ में इनॉर्मस एनर्जी देंगे, सन की जो एनर्जी है वो देंगे। और इसी में एक छोटा सा चैप्टर पड़ेगा जिसको बोलेंगे हाइड्रोजन बम, है ना, हाइड्रोजन बम। तो आज है इतना ही, आज रहने देते हैं। कल की क्लास में इसके फर्दर आगे बढ़ के हम लोग जो न्यूमेरिकल्स हैं वो लेंगे, PYQ हैं वो लेंगे, और कुछ टॉपिक बचा है वो ले लेंगे। ठीक है।